हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके रेलवे आरआरबी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अपने आज की प्रश्न पे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि होगी, कहाँ होगी? ऑप्शन ए पूछ रहा है ध्रुव पे, बी कह रहा है भूमध्य रेखा पे, सी है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, या डी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पे। कहाँ पे होगा दोस्तों? ध्रुवों पे, यानी इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव पे जी के मान में वृद्धि होती। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली ये विक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है विलवणीकरण, बी है क्रिस्टलीकरण, सी है उदासीनीकरण, डी है उद्दत्तीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि जानते होंगे आप, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे क्या प्राप्त होता है? देखिए, जब अम्ल और क्षार का हम अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार को दोनों को मिलाते हैं, तो क्या बनता है? इससे इससे क्या बनता है? तो लवण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब लवण प्राप्त होता है तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो विलवणीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए इससे लवण बन रहा है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विलवणीकरण कहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? यदि देखिए माना देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है और इस वस्तु की गति क्या है? तो ये वस्तु, मान ली इस वस्तु की गति इस साइड है, इस वस्तु की गति इस साइड है, इस दिशा में है, और इसकी विपरीत दिशा में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सीधी सी बात है कि यदि कोई वस्तु कोई मान लीजिए कोई गाड़ी है, यदि वह इस दिशा में जा रही है और आगे से हम किसी बड़ी गाड़ी से फोर्स लगाकर उसे फोर्स लगाते हैं उस पर, तो उसकी गति क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कम होती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफाइसी, बी है रोडोफाइसी, सी है फियोफाइसी और डी है जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो है सवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन ए है शीशे के निर्माण में, बी है विद्युत लेपन में, सी है पटाखों के निर्माण में, या डी है चमड़ा उद्योग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पांचवा प्रश्न, पोटेशियम। देखिए, जब पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका उपयोग जो है हम शीशे के निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो शीशे के निर्माण में करते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है? कौन सा रोग निगेल के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया है टाई रोग, बी है त्वचा शोथ, सी है सीखने की विकलांगता और या डी है दमा रोग। तो देखिए, ये जो इस 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा, निकल की वजह से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो त्वचा शोथ हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? त्वचा शोथ हो जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? त्वचा शोथ।
क्या होगा दोस्तों? तो त्वचा शोध इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया है हीमोग्लोबिन, बी है ल्यूसीफेरिंग, सी है फ्लावोनोइड्स और डी है मेलेनिन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से हमारे जो त्वचा है उसको रंग प्रदान होता है। मेलेनिन की वजह से जो त्वचा जो होता है गोरा होता है, काला होता है, या ठीक है और कुछ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है ध्रुव रेखा पर, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है मकर रेखा पर, या डी है कर्क रेखा पर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार जो होता है सर्वाधिक होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव रेखा पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। देखिए दोस्तों क्या है, प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 2.5, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 60 सेंटीमीटर और डी है 58 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? देखिए ईसीजी जो है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है एडवर्ड जेनर, बी है कार्ल ब्रेंज, सी है विलियम बेथोवेन और डी है एंटोनियो विलेया और चार्ल्स वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम एथोवेन ने ईसीजी का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है मेटाजाइलम, बी है प्रोटोजाइलम, सी है जाइलम तंतु या डी है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम को हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटाजाइलम। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का, सामान्य भार संख्याएं किंतु परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? यानी विभिन्न परमाणु संख्याएं वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समभारी कहा जाता है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? समभारी कहा जाता है, या समस्थानिक या सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारी। कैसे? तो जैसे कि जब किसी तत्व का परमाणु भार समान होता है और उसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो ऐसे तत्वों को हम समभारी कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक, और इसका परमाणु भार अलग अलग होता है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे,
प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो 13 जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यवरिक रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है हार्मोन्स में, एंजाइम, सी प्रोटीन, डी वसा। जो अध्यवरिक रस होता है, अध्यवरिक रस यानी यह अध्यवरिक ग्रंथि से निकलता है। अध्यवरिक रस जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, यह एक प्रकार की एक ग्रंथि होती है। तो जैसे कि आप जानते होंगे ग्रंथियाँ जो होती हैं रस किस चीज़ का स्त्राव करती हैं, जिस रस का स्त्राव करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो हार्मोन्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार जो अध्यवरिक रस जो है इसको हम किस किस श्रेणी में रख सकते हैं, तो हार्मोन्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 क्या है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पूछा जा रहा है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। तांबा और जस्ता, बी है तांबा और सुताड़ू, सी है तांबा जस्ता निकिल और डी है तांबा तथा निकिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो पीतल जो होता है, मिश्र धातु जो होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से तत्वों को मिलाकर बनाते हैं, तो कॉपर और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो देखिए तांबा और जस्ता कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु को पीतल और जस्ते को मिला करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है, कॉपर बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, या कॉपर सल्फेट, या मैग्नीशियम बनता है। क्या बनता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो इस देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब सिरका और बेकिंग सोडा को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, बनता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है भौतिक परिवर्तन, बी है रासायनिक परिवर्तन, सी है रासायनिक अभिक्रिया और डी है सियासत लेपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो है क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें एक या एक से नए पदार्थ बनते हों क्या कहलाता है, वो कौन सा परिवर्तन है। तो दिया है ऑप्शन में आप भौतिक परिवर्तन, बी है रासायनिक परिवर्तन, सी है जंग लगना, या डी है यसद लेपन। तो देखिए दोस्तों 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तनपायी, जलस्थल चर, सी रंगने वाला जंतु, या डी है इंसेक्टा। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का हम क्या कहते हैं, जल स्थल चर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रायोफाइटा जगत जो ब्रायोफाइटा है इसको हम पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुष्प में मादा लैंगिक है। ऑप्शन ए जो स्पोर, बी है पुंकेसर, सी है स्त्री केसर, डी है क्लोरोफाइसी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प में मादा लैंगिक जनन क्या कौन सा होता है, तो स्त्री केसर। देखिए मादा लैंगिक जो होता है स्त्री केसर होता है, और पुष्प में नर लैंगिक जो होता है स्त्री केसर होता है। यह क्या होता है, तो नर लैंगिक। ठीक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री केसर। अब देखिए हमारा आखिरी प्रश्न, और प्रश्न नंबर 20, जब चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी बेकिंग सोडा या कॉपर सल्फेट। तो देखिए जब चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित किया जाता है तो इससे क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का जो सेशन हुआ ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए।